हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। ये ट्रांजिशन टाइम चल रहा है मौसम का। बीच बीच में गर्म हो जाता है, बीच बीच में एकदम से ठंडा हो जाता है। आई होप यू गाइज आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं। मौसम की ससेप्टेबिलिटी से थोड़ा बच के रहना। प्रिपरेशन हमने सारे फ्रंट्स पे करनी है। सिर्फ तैयारी फ्रंट पे नहीं, हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हेल्थ का भी। इन एडिशन टू दैट बच्चे, जैसे जैसे आपकी एग्जाम की डेट नजदीक आती रहती है, अभी क्योंकि वी हैव इनफ टाइम, आपका कोई भी एग्जाम आने से पहले हमारे पास में एटलीस्ट 1 महीना पड़ा है अभी। इन दैट केस आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आपका एग्जाम है और उस एग्जाम की जो भी टाइमिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो सुबह 9 से 11 हो रहा है या 11 से 1 हो रहा है, जो भी आपकी एग्जाम की टाइमिंग है, दैट शुड बी आइडियली योर पीक टाइम ऑफ ब्रेन एक्टिविटी। अभी क्या होता है, क्योंकि आपकी क्लासेस शाम को चलती हैं, दोपहर को चलती हैं, और आप अपनी जो सेल्फ स्टडी है वो रात को जाके करते हो, राइट। तो हमारा जो ब्रेन है वो ट्रेंड है सुबह थोड़ा सा लेथार्जिक रहता है उस दौरान 9 से 11, और धीरे धीरे ये पीक पकड़ता है अपनी। ये एक विनर्स हैबिट है जिसके अंदर आप अपने बॉडी को अलाइन करते हो कि आपने परफॉर्म किस समय करना है ना, उसी समय के हिसाब से। अभी नहीं, पर आने वाले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में दोबारा रिमाइंड कराऊंगा आपको। उसके बाद से ना, हम जिन्होंने भी HCS देना है, 26 अप्रैल को HCS है, इट्स अ संडे। उससे पहले हम थोड़ा 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 अपने ब्रेन को ट्रेन कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हम जो टेस्ट हैं हमारे, उनको हम मॉर्निंग में दिया करेंगे किसी भी तरीके से, या अगर टेस्ट मान लो फिजिकल नेचर में ही है या शाम को ही मिल रहा है, देन इट्स फाइन। तो हम फिर मॉर्निंग में स्टडी करेंगे, लेकिन हम जिस समय हमारा एग्जाम का टाइम है, यू मेक श्योर कि उस समय आप लोग जो है अपनी उस समय तैयारी जरूर कीजिए, उस समय किताबों में रहिए, उस समय रिकॉलिंग मैक्सिमम कीजिए, है ना। यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। ये बॉडी और ब्रेन एक ऐसी चीज है, ये बातें नहीं समझती है। ये दोनों जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये बातें नहीं समझते हैं, इनको एक्शन से ही समझाना पड़ता है। तो जैसे ही आप इस चीज को 1.5 हफ्ता 1 हफ्ता रिपीट करते रहोगे, इट विल नो कि मेरे को इस टाइम पे एक्टिव होना है। वैसे बोलोगे कि नहीं इस टाइम एक्टिव होना है, तो ब्रेन डज नॉट लिसन, इट डज नॉट वर्क दैट वे, मतलब। बाकी एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास में ऑनलाइन ना आता नहीं है कुछ भी अभी। तो या तो मेरी ईमेल आईडी इज नॉट वर्किंग, आइदर यू गाइज आर नॉट वर्किंग, है ना। दोनों में से कोई एक चीज है। आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट किए थे ऑनलाइन, बच्चे जो बैठे हैं, बताइए मुझे। Sir, I am targeting next year HCS. एक बार दोबारा बोलेंगे आप? Sir, I am targeting for next year. ओके। सो So do नेक्स्ट ईयर में also have to आप write? मतलब क्लियर ही करना है ना हमने नेक्स्ट ईयर भी? नहीं नहीं सर, क्लियर करना है, बट क्लियर तो करना ही है, बट आई डोंट नो व्हाट टू राइट एंड आई डोंट हैव योर ईमेल आईडी एंड स्टफ, सो ऑल राइट। या। सी, वी डोंट नो व्हाट टू राइट, यही यही इस ट्रेनिंग का पार्ट है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो बच्चे, जैसे मान लो जिन्होंने 3 साल भी तैयारी करी है, 4 साल भी तैयारी करी है, वो भी जब आंसर लिखने पे आते हैं, दे ऑल्सो डोंट नो व्हाट टू राइट। तो इसमें ना कंटेंट की इतनी गेम नहीं है। मैं ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो मैं बोल रहा हूँ इस बात को समझना। इसमें कंटेंट, जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, उसमें कंटेंट का इतनी गेम नहीं होती जितनी प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरिंग, राइट, और बाकी चीजों की गेम उसमें ज्यादा है। कि आप अपने बात कहते कैसे हो, आपके दिमाग में जो आइडिया चल रहा है, जो भी आइडिया चल रहा है, उसकी आर्टिकुलेशन कैसे की जा रही है। आइडिया सही है गलत है वो तो हम इवेंचुअली क्लासेस में सही करते रहेंगे, लेकिन आर्टिकुलेशन बिहाइंड इट, ये प्रैक्टिस की चीज है, और प्रैक्टिस के बिना ये नहीं हो सकती। ये इतनी ही प्लेन स्टेटमेंट है, इट कैन नॉट हैपन विदाउट प्रैक्टिस। अभी के लिए ट्रस्ट में, जितनी मतलब आप लोगों में समझदारी है, जिस तरीके से आप लोग कंटेंट भी समझते हो और क्वेश्चंस भी पुट करते हो, इट हाईलाइट्स कि आप में समझ है। तो हम जब आंसर राइटिंग की बात करते हैं, दैट इज नॉट फॉर ऑन कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये प्रैक्टिसिंग एंड राइटिंग, द आर्ट ऑफ राइटिंग है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिखने हैं। बेसिक आंसर्स लिखने शुरू करो आप। मैं ईमेल आईडी मुझे आप रिमाइंड करा देना, मैं आपको आज ईमेल आईडी प्रोवाइड करके जाऊंगा। वैसे इट इज वेरी सिंपल, answers.rohit@gmail। ठीक है, तो answers.rohit पे आपने अपने आप आंसर जो है उसको भेज सकते हो। इट इज फॉर व्हाट विच यू हैव टू डू इज कि सब्जेक्ट? ब्लैंक शीट के ऊपर आप अपने आंसर लिखना, टॉप पे क्वेश्चन लिखना मत भूलना, क्योंकि जब आप भी आज से साल बाद उस आंसर्स को रिवाइज करोगे,
यू विल फॉरगेट व्हाट द क्वेश्चन वाज। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है और मैं क्या आंसर कर रही हूँ। राइट द क्वेश्चन ऑन द टॉप एंड राइट योर नेम एट द साइड, ठीक है। मैं आपको वहीं पे ईमेल पे ही वो रिप्लाई कर दूंगा, और जो कुछ वर्दी आंसर्स होंगे वो मैं क्लास में लेके आऊंगा और क्लास में उसको डिस्कस कर दूंगा। Sir, it is for which subject? जी बच्चे दोबारा बोलिए एक बार। Sir, actually, I'm new to the online classes, so I don't know for which subject you are talking about. आई एम टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स। इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं बेसिकली। इस जब आप लास्ट पेज देखते हैं उसका, देर आर 3 मेंस क्वेश्चन। आपको पिछले सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको 3 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे मेंस के, और वो इसी कंटेंट में से है जो इसके अंदर हमने पढ़ रखा होता है, राइट। पर उस पर सवाल क्या आ रहा है, आपने किस तरीके से करना है, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। कोई एक सब्जेक्ट का नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई इंटरनेशनल अफेयर का कोई क्वेश्चन आपको पुट कर रहा हूं, तो उसके अंदर एक मैं इंडिया की सोसाइटी का एंगल पूछ लूंगा उससे, राइट। कि फॉर एग्जांपल ईरान में जो ये वॉर चल रही है, इससे बिहार के सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस पे क्या अंतर आएगा, राइट। अब एक तरफ तो ईरान वॉर इंटरनेशनल अफेयर्स है ना, जिससे इंडिया का ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, वो हो गया। दूसरा इसमें इकोनॉमिक एंगल आएगा, तीसरा इसमें सोशियो इकोनॉमिक एंगल आएगा, राइट। तो इस तरीके से ये इंटरडिसिप्लिनरी आपके क्वेश्चन चलते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो भी आपने एग्जाम चुना हुआ है ना, इसके अंदर आपकी 3 स्टेजेस हैं, राइट। फर्स्ट इज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स इज द वन जिसके अंदर आपका कंटेंट चेक हो जाता है कि क्या आपने वास्टली पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। उसके बाद में जब मेंस होता है, मेंस आपका इतना कंटेंट नहीं टेस्ट करता है कि आपको कितना 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 चीजें पता है। वो ये आपको जानना चाह रहे हैं, वो जो मैं समझाऊं पूरे सिनेरियो से, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपको समझ कितनी आई है इन जनरल। दैट्स वाई द सब्जेक्ट्स जो हमारे यूपीएससी के सब्जेक्ट्स हैं उसको क्या बोला जाता है, जीएस बोला जाता है, जनरल स्टडीज, है ना। तो दे वांट कि आपको जनरली सारी चीजें समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है। कि फॉर एग्जांपल कोई आपकी जॉब में चैलेंज आता है, कोई नई चीज समझने का चैलेंज आ जाता है, कोई ट्रांसजेंडर्स के चैलेंजेस समझने का एक चैलेंज आपके पास में आ गया। नाउ आपको नहीं पता, आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा, उनकी बात ही सुननी पड़ेगी। उस टाइप की चीज को वो चेक करते हैं कि हाउ ओपन यू आर। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, व्हेन आई एम सेइंग कि आपको आंसर्स अभी से लिखने हैं, चाहे आपके पास में जीरो कंटेंट है। ऐसा होता नहीं है कि जीरो कंटेंट हो। अगर आपके पास में मान लेते हैं जीरो कंटेंट भी है, यू स्टार्ट राइटिंग। आप बेकार आंसर लिखोगे, घटिया आंसर लिखोगे, बट आई विल नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, कि आपकी जर्नी शुरू कहां से करवानी है, राइट। जैसे मेरे पास में जो अभी इससे पहले आंसर्स आए थे, उसमें एक स्टूडेंट था, उसकी जर्नी मेरे को शुरू करवानी पड़ी कि आप अपने स्पेलिंग मिस्टेक सही करो, आपकी ग्रामर सही नहीं है। तो उसको वहां से बिल्ड करना पड़ा। हर बच्चा अलग जगह से बिल्ड होगा। जस्ट टू बिगिन विद, पूरे हफ्ते में आपने एक आंसर लिखना है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द रैंक बिल्डिंग एक्सरसाइज। जो मैं आपको ये चीज करवा रहा हूँ, ये रैंक बिल्डिंग एक्सरसाइज है। बच्चे मिस कर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज दूसरे जो आपका प्रीलिम है उसके अंदर रिजेक्शन रेशो बहुत ज्यादा है। इट इज अ फियर फैक्टर कि इतने सारे बच्चे चंक में रिजेक्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। आपका हो जाएगा प्रीलिम। नेक्स्ट स्टेज पे सिलेक्शन है, प्रीलिम के तो मार्क्स ही नहीं लगते कहीं पे। विद दैट नोट, लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक्स। ये वाला वीक अगेन बहुत ही आपको इजी लगेगा वीक, और पर इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। मैं ये वाले जो मंथ्स होते हैं ना, फेब से लेके अप्रैल तक, ये बड़े डाइसी से मंथ रहते हैं, क्योंकि इसमें मेजर कुछ हो नहीं रहा होता। आपका जो मिनिस्ट्रीज हैं वो वाइंड अप पे चल रही होती है, क्योंकि 31 मार्च को क्लोजिंग करनी है। देयर इज नो न्यू रिपोर्ट दैट कम्स आउट, है ना, कुछ नहीं हो रहा होता इन दौरान। लेकिन इस टाइम पे जो आपके करंट अफेयर्स आते हैं, फिर वो टेढ़ी मेढ़ी चीजें पकड़ते हैं। जैसे जो पहला टॉपिक है, जैसे हमारा लाइगो का, इस टाइप के टॉपिक्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट। पर ये वो वाले टॉपिक्स होते हैं जो अदरवाइज दबे रहते हैं, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स के ही अगर 25 टॉपिक्स आ गए हैं, तो मैं कुछ तो स्किप करूंगा ना आपके लिए, राइट। तो इस टाइप के टॉपिक्स जो वहां पे स्किप होते हैं। इन मंथ्स के अंदर प्रीलिम में पूछे जाने का मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल। आपका फेब एंड मार्च, ये 2 महीने आपका मैक्सिमम पोटेंशियल लेके चलते हैं प्रीलिम में। और ये अभी से नहीं, शुरू से, मतलब जो 2017-18 से यही ट्रेंड देखने को मिला है कि अगर कोई चीज न्यू उसमें आई है, प्रीलिम में आई है, इट हैपन टू बी कि वो आपका फेब या मार्च के अंदर न्यूज में देखने को मिली थी, राइट। तो ये एक जनरल ट्रेंड है। जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ आपके आप पढ़ते ही सिर्फ करंट अफेयर में, उस टाइप की चीजों की बात कर रहा हूं मैं। आ जाओ बच्चे, पेज नंबर 1। ये डॉक्यूमेंट आपको मिल गया बच्चे, यस और नो?
आप टाइप भी कर सकते हो यहाँ पे। आज थोड़ा सा ना स्पीकर का यहाँ पे इशू हो रहा है, यू जस्ट टाइप यस और नो। कोई डाउट हुआ तो मैं इसके स्पीकर के पास आके सुन लूंगा, कोई इशू नहीं है। अभी के लिए बस यस और नो टाइप कर दीजिए आप मुझे। ऑलराइट, थैंक यू। नाउ दिस इज इंडिया फर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। एक बार इसको पढ़िए जरा, फर्स्ट स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। न्यूज इसमें ये है बच्चे कि इंडिया में एक देयर इज अ लाइगो विच इज प्लान्ड। लाइगो क्या चीज होती है, उसके जस्ट नीचे आइए आप, लेजर मिल गया होगा, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। एक तो सवाल आपका सीधा यहीं से बनेगा यहाँ पे कि लाइगो की जो है वो आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं वहां पे। एक बार उससे पहले ना नेक्स्ट पेज पे आइए, फिर हम इस पे चलते हैं। थोड़ा सा हल्का सा ग्रेविटेशनल वेव्स को समझ लेते हैं, बहुत बेसिक सा। वैसे तो बहुत एडवांस में जाके समझना पड़ता है ये, बट लेट्स ट्राई कि एक बार हम इसको समझ जाएं। पेज नंबर 2, सब टॉपिक जो आपका है बी, व्हाट आर ग्रेविटेशनल वेव्स, उसको देखिए। दीज आर रिपल्स इन स्पेस टाइम जनरेटेड बाय एक्सेलरेटिंग मैसिव ऑब्जेक्ट्स। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए बच्चे इसको, स्टेटमेंट को। आई होप आपको मिल गई होगी। ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन स्पेस टाइम फर्स्ट प्रिडिक्टेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए आप। इसके साइड पे लिखिए, मतलब हम दो स्टेटमेंट्स लिखेंगे, 2 या 3 स्टेटमेंट्स लिखते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर। इट वॉज प्रपोज्ड इन दी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके अंदर बच्चे आपका जी, टी और आर कैपिटल रहेगा, नाम है ये, प्रॉपर नाउन है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टू एक्सप्लेन ग्रेविटी, टू एक्सप्लेन ग्रेविटी not as a force, not को अंडरलाइन कर लो, not as a force but as a curvature of, कर्वेचर माने इसको कर्व हो जाना, कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। मैं रिपीट करता हूं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टू एक्सप्लेन ग्रेविटी नॉट एज अ फोर्स बट अ कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। इसी के साथ में, इसी के नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ग्रेविटी इज नॉट अ पुलिंग फोर्स। इस थ्योरी के हिसाब से आइजैक न्यूटन ने यह बोला था कि ग्रेविटी एक पुलिंग फोर्स है, राइट। इस थ्योरी में क्या बोला गया कि ग्रेविटी इज नॉट अ पुलिंग फोर्स। ये पहले लिख लीजिए ब्रैकेट में, फिर मैं बताता हूं कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ग्रेविटी इज नॉट अ पुलिंग फोर्स, पुलिंग PULLING, पुल करना, खींचना, पुलिंग फोर्स, कॉमा इंस्टेड, मास बेंड्स स्पेस टाइम, mass bends space time and objects move along this curved geometry, along this curved geometry। अब क्या सवाल बनेगा इसके ऊपर, वो ऐसे पूछ लेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वहां पे आपको 3-4 स्टेटमेंट्स आएंगी लिखी हुई, जैसे पहले इसके अंदर भी लिखी हुई हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन स्पेस टाइम, है ना। और एक स्टेटमेंट होगी ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। इस टाइप की स्टेटमेंट्स उसके थ्रू आपको पूछी जा सकती है, और थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे
कि ग्रेविटी इज अ पुशिंग फोर्स इन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रादर देन पुलिंग फोर्स, है ना। इस तरीके से वो स्टेटमेंट घुमाएंगे, पर आपको क्या याद रखना है कि ग्रेविटी फोर्स है ही नहीं, ठीक है। ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको बता रही है। दो तीन तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट लिख लीजिए, ये लाइगो के लिए नोबेल प्राइज 2017 में मिल चुका है। एक सवाल मुझे लग रहा था कि शायद वो इसके अराउंड भी फॉर्म हो सकता है। एक और लिख लीजिए, द 2000 नेक्स्ट स्टेटमेंट उसी के साथ में, मतलब द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ब्रैकेट में लिख लो 2017, 2017। अभी दोबारा न्यूज में आया है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है, वो या तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अभी मैं आपको बाकी चीजें भी मार्क करवाऊंगा इसमें, वो, या फिर ये, इसके अलावा ग्रेविटेशनल वेव से और कुछ नहीं पूछा जा सकता। अगर आपने ग्रेविटेशनल वेव को समझना है ना बहुत आसान भाषा में, तो एक बार आप इसको देखिए। आप स्पेस टाइम को एक आप चादर की तरह इमेजिन कर सकते हैं। मैं बहुत क्रूड लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। व्हेन एनीथिंग मूव्स इन दिस, तो एक जैसे पानी के ऊपर एक लहर सी उठ के आगे ट्रेवल करती है, तो ग्रेविटेशनल वेव्स, जो ग्रेविटी का फोर्स आप फील करते हो, राइट, वो भी आपको इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे फील होता हुआ दिखेगा कि हल्की सी ग्रेविटी जो है वो चेंज हुई है। फॉर एग्जांपल अगर वेव्स यहां से आ रही हैं, तो ये जो पर्टिकुलर डिटेक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इसी चीज को मेजर करता है कि जब आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स आपके डिटेक्टर के थ्रू पास हुई है, तो इसकी लेंथ पूरी अर्थ की लेंथ वैसे तो हल्की सी बढ़ के कम हो जाती है, तो वैसे ही इसकी भी हल्की सी बढ़ के कम होगी, उसको मेजर करता है। मतलब सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर क्योंकि अब ये निकल के आ चुका है, ये प्रूव हो चुका है ना कि ग्रेविटेशनल वेव एग्जिस्ट करती हैं, तो वो ऐसे ही काम करती है लिटरली। और अर्थ को वो थोड़ा सा एक्सपैंड करके थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, बस इसी डिफरेंस को मेजर कर लिया जाता है इसके थ्रू, और पता लग जाता है कि ग्रेविटेशनल वेव निकली, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप आइसोलेट कर देते हो और कोई इंटरफेरेंस हो नहीं सकती, जिसकी वजह से ये लेंथ में अंतर आया होगा, राइट। ये ग्रेविटेशनल वेव ही हो सकती है, हेंस ग्रेविटेशनल वेव्स हैं। तो अगर आप ऐसे 3-4 जगह इक्विपमेंट लगा देते हो अर्थ के ऊपर, तो आप एग्जैक्टली पता कर सकते हो कि वेव कहां से जनरेट हुई थी, राइट। वही हम करना चाह रहे हैं। इंडिया का जो डिटेक्टर है वो 5वां डिटेक्टर बनेगा, वो ये भी हम देखते हैं अभी। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ब्रैकेट में लिख लीजिए 2017, कॉलन डाल लीजिए। 3 लोगों को अवार्ड मिला था उस टाइम पे। रेनर वेइज, RAINER, RAINER, वेइज, या जो भी प्रोनाउंस करते हैं, WEISS, ब्रैकेट में लिख लीजिए हाफ द प्राइस, आधा प्राइस इसको मिला था, मेजर काम क्योंकि इन्होंने किया था। हाफ ऑफ द प्राइस इनको मिला था, 1/2, कॉमा, बैरी सी बैरिश, BARRY, BARRY स्पेस कैपिटल C डॉट, बैरी सी बैरिश, BARISH, इनको मिला था हाफ का हाफ, यानी 1/4, इनको 1/4 ऑफ द प्राइस मिला था। ब्रैकेट में लिख लीजिए 1/4। एंड किप, KIP, किप S थॉर्न, किप KIP स्पेस कैपिटल S डॉट स्पेस THORNE, थॉर्न, इनको भी 1/4 मिला था। वैसे भी जो क्या कहते हैं फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं लंबे टाइम तक, PhD VhD ये सब करते रहते हैं, ये तो ऐसा ही है जैसे कांटों की बारिश हो रही हो आपके ऊपर। तो बस आपने वही याद रखना है, कांटों की बारिश से आपको याद रखना है कि फिजिक्स का उसमें मिला था। एक कांटों से थॉर्न याद रखना, और बारिश तो है ही है बैरिश, और इधर भी रेन है, ठीक है। तो रेन, बैरिश और थॉर्न, इस तरीके से आपने इसको आप मतलब याद रख सकते हो आप। एक तरीका है बस ये, मतलब है तो घटिया ही, पर अब क्या करें, यही काम कर रहा है और अच्छा काम करता है। ये सारी चीजें ज्यादा याद आती है वहां पे एग्जाम में ना, रादर देन सीधा सीधा पढ़ा हुआ।
जब तक आपने ट्रिक नहीं बनाई किसी चीज की तब तक वो आपको इंट्यूटिवली मतलब ऐसे ही याद नहीं आ जाती, फिर आपको बहुत फोकस करना पड़ता है, फिर आप डिड्यूस करने लग जाते हो आंसर्स। जैसे हिस्ट्री में बहुत होता है ये कि आप एक्ट्स देख रहे हो कि यार ये इसमें महात्मा गांधी का टाइम था या नहीं था, ये इसका मतलब ये ऐसा नहीं हुआ होगा, ये वैसा नहीं हुआ होगा। तो इस तरीके से हम डिड्यूस करने लग जाते हैं क्योंकि हमें बाकी इन्फॉर्मेशन याद है, मेन वाली जो पूछी गई है वो याद नहीं होती। तो जितना ज्यादा हम ये घटिया चीजों से भर के रखेंगे अपने नोट्स, जितने ज्यादा निमोनिक्स रहेंगे उतना बेटर रहता है। और बड़े पर्सनलाइज्ड हैं, ये कपड़ों की तरह होते हैं, है ना। इट शुड बी टेलर मेड व्हाट फिट्स यू, राइट। आपके साइज के हिसाब से निमोनिक बनाए जाते हैं, तो वो आप ही बेटर बना सकते हो। कभी कभी जनरल होते हैं, वो मैं आपको पकड़ा मतलब बता ही देता हूं मैं। बाकी इस टाइप के जो छोटे मोटे छुपे हुए होते हैं कि जो मुझे मुझे तो पता नहीं कि आपको क्या चीज याद करने में डिफिकल्टी होगी, यू जस्ट टेक आउट मेथड्स ऑन दैट। कंपिटिटिव एग्जाम है ये एब्सोल्यूट एग्जाम नहीं है। यू डोंट हैव टू स्कोर एब्सोल्युटली हाई। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 90% करना ही करना है, 80% करना ही करना है, या पासिंग मार्क्स 40% है, ऐसा नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्कोर मोर देन दी अदर्स। तो जब भी यू हैव टू स्कोर मोर देन दी अदर्स, यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी एक मेजर रोल प्ले करना शुरू कर देती है। बीट क्रिकेट, है ना, बीट एनी स्पोर्ट जिसमें भी कम्पिटिटिव एंगल ज्यादा हो जाता है, देन स्ट्रेटेजी कम्स इनटू प्ले हर एक चीज की। वन पार्ट ऑफ इट वाज कि हमने टाइम पे सो के अपना शेड्यूल सही करना है फॉर एग्जाम, ये भी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, राइट। तो कम्पिटिटिव एग्जाम इस तरीके से क्लियर किए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में अंडरलाइन कर लीजिए बच्चे, ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कॉज एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ स्पेस टाइम, जैसे मैं आपको बात बता रहा था कि लिटरली आपकी अर्थ पूरी हल्की सी एक्सपैंड, हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट में लिखा हुआ है मैंने, ऑसिलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, वहां से ईएम वेव्स बनती हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। और मेजर सोर्सेज ऑफ ग्रेविटेशनल वेव, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। मोस्टली अगर ये क्वेश्चन आएगा इसके अंदर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है, तो उसका आंसर जनरली इट विल बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि बहुत मुश्किल है इसमें से किसी को रिजेक्ट करना। बट ध्यान रखना कोई उसमें ऑब्वियसली गलत ऑप्शन ना हो, राइट। कोई समथिंग जो कि अर्थ पे पड़ी हुई चीज है कि अर्थ का इन्फ्लुएंस अर्थ पे ही है ना, इस टाइप की कोई आप गलती मत करना। इट शुड बी इन आउटर स्पेस और कोई बड़ी बॉडी होनी चाहिए, उस हिसाब से आप मार्क कर लेना। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने, बाइनरी ब्लैक होल मर्जर्स, न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन्स, जहां पे भी बॉडी रैपिडली इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ में, जहां पे भी चद्दर के ऊपर मतलब जैसे अगर कोई तनी हुई चद्दर है उसके ऊपर अगर मेरे को रिपल्स भेजने हैं, जो भी मेथड से भेजे जा सकते हैं वो आपने ध्यान रखना है इसके अंदर। नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, पेज नंबर 1 पे वापस आ जाइए। अब मार्क करते हैं फटाफट इसको। नाउ आई थिंक यू बेसिकली अंडरस्टैंड की ग्रेविटेशनल वेव नाम की एक चीज होती है ना, जो कि हमारे थ्रू होके चली जाती है और हमें पता नहीं चलता। इसके लिए हमने स्पेशल डिटेक्टर बना रखा है, राइट। और ये प्रूव कहां से हुआ, 1915 में एक थ्योरी आई थी, उसको हमने सितंबर ऑफ 2015 में ये डिटेक्टर्स के थ्रू हमने डिटेक्ट कर लिया। ये पहली बार तब डिटेक्ट हुआ था, बहुत बड़ी न्यूज आई थी ये। नाउ लाइगो इंडिया प्रोजेक्ट, इट स्टैंड्स फॉर, ये आप अंडरलाइन आपने कर लिया होगा, इट विल बी इंडियाज फर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बिकमिंग द फिफ्थ डिटेक्टर, ए के जो ए लाइगो इंडिया प्रोजेक्ट है उसी का थर्ड पॉइंट के लास्ट में लिखा हुआ बच्चे, फिफ्थ डिटेक्टर। नाउ यू जस्ट केयरफुली सी इन द मैप एज वेल एज हेयर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ कि कितने ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। अगर इंडिया पांचवा है तो बाकी 4 कहां है, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। नाउ यू सी इन द मैप लाइगो हैनफोर्ड, इट इज इन वॉशिंगटन यूएसए। साथ साथ याद करते रहो, 2 यूएसए में है, ठीक है। दूसरा है लिविंगस्टन, लुधियाना यूएसए, लुजियाना, इसे याद रखने के लिए, ठीक है। देन वी हैव इटली में वर्गो डिटेक्टर, इसके ऊपर आप एक GEO 600 देख रहे होंगे लिखा हुआ। ये ना, ये सबसे पहला डिटेक्टर था ये, इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया गया था कि लाइगोस बनाने कैसे हैं, राइट। तो उसको ज्यादा आपने ध्यान देने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर, वो नहीं आएगा अब। वो जर्मनी में है, आप अगर मैप में मार्क करना चाहो तो आप एरो डाल के लिख लो वहां पे, वो जर्मनी में है जो GEO 600 है ना,
वो एक थिंक टैंक बनाया था, वहां पे सारे साइंटिस्ट को बुलाया था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो वाला था। नेक्स्ट इज वर्गो, आपने देख लिया। लाइगो इंडिया, इंडिया का ये प्रोजेक्ट जो है वो आपका डिले हो रहा है, प्रोजेक्ट को थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स व्हाई यू नीड हिंगोली फॉर दैट। तो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में है वो, ध्यान रखना। लास्ट वन इज कागरा, कामियोका में है ये। कामियोका में माइंस है, बहुत फेमस है, जापान में है ये, राइट। तो आप इन लोकेशंस को जरूर डेफिनेटली आप याद रखिए विद मैप। सो टेक्निकली हमारे पास में दो यूएसए के अंदर है, ठीक है, फिर उसके बाद में एक आपका यूरोप में आ रहा है। टेक्निकली दो है, पर हम बोलेंगे कि लाइगोज है तो एक है, ठीक है। वो जीईओ की लाइगो बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो, पर वो लाइगोज में नहीं आता है, तो उसको अपने ध्यान में रखना। पर फिर भी वो हो सकता है पूछ लें कि जियो 600 लाइगो, और ये लाइगो दिमाग से निकल जाए या कोई एक चीज दिमाग से निकल जाए, तो अपने याद रखना कि दोनों लिंक्ड है आपस में, राइट। उसके बाद में आप एशिया में आते हो, तो एशिया में आपको दो मिलेंगे, एक आपको मिलेगा यहाँ पे इंडिया में, और एक आपको मिलेगा जापान में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखनी है चीजें, मैप में देख लेना। मैप में एक बार अगर मैप याद हो गया देन यू आर गुड टू गो। एक बार बस जाते जाते इसमें लीड एजेंसीज मार्क कर लीजिए। एक है डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये आपका किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता, ये डायरेक्टली पीएम ऑफिस के अंडर आता है, पीएमओ के अंडर आता है। ये पेज नंबर 1 के लास्ट में है और 2 के ऊपर तक कंटिन्यू हो रहा है, देख लिया होगा आपने बच्चे। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट, ये डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अंडर एमएसटी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इजी है याद रखना। टेक्निकल फीचर्स बच्चे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ये बस इसलिए लेके आया हूं, एक बार ही पढ़ लीजिए बस इसको। ईच लाइगो ऑब्जर्वेटरी हैज 2 परपेंडिकुलर आर्म्स, है ना, और ये छोटी आर्म्स नहीं होती, बड़ी बड़ी 4-4 किलोमीटर की होती है, तभी आप स्क्वीजिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं। 4 किलोमीटर के ऊपर कहीं आपका बहुत पॉइंट्स के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर्स के अंदर अंतर आएगा जिसको आपने डिटेक्ट करना है, उससे भी कम, राइट। तो हेंस 4 किलोमीटर आपने याद रखना है। क्यों मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं, वो आपको बोल सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेटरी हैज 2 परपेंडिकुलर आर्म्स ऑफ 4 किलोमीटर लेंथ फॉर्मिंग एन एल शेप्ड इंटरफेरोमीटर, इस टाइप से सवाल आएगा, और आपने वहां पे लेगो को लेगो नहीं लाइगो लाइगो को आपने टिक करना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूँ। तो ये तीनों चीजें आप एक बार देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए साथ में। 4 किलोमीटर लेंथ, अल्ट्रा हाई वैक्यूम ट्यूब्स विद मिरर्स एट देयर एंड्स। मिरर एंड में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आप 4 किलोमीटर की लेंथ को 8 कर लेते हो, फिर डबल हो जाती है ना, फिर आप वहां नहीं मेजर करते, आप जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं तो मेजर करते हो इधर। और परपेंडिकुलर होती हैं दोनों, एल शेप में होती हैं, यहां से कितना आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है, दोनों में कितना अंतर आया, उससे आप एग्जैक्ट सोर्स पता कर सकते हो। इस टाइप से वो ये इंटरफेरेंस पैटर्न के हिसाब से आप डिटेक्ट करते हो। आपने अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, बस जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि लेजर बीम इसके अंदर ट्रेवल करती है, 4 किलोमीटर लेंथ है, बस इतना ही है। हिस्टोरिकल माइलस्टोन में फर्स्ट डिटेक्टेड 2015 में। एचसीएस वाले बच्चे, यूपीएससी वाले मत लिखना, एचसीएस वाले बच्चे इसके अंदर आप लिख लीजिए सितंबर 14 2015 को हुआ था, एग्जैक्ट डेट अगर वो पूछ लेते हैं। आदत है उनकी, कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे राजस्थान में एक दो साल आए थे, वो पागल ही हो गए थे डेट्स पूछ पूछ के। और ऑप्शन भी ऐसे आते थे कि फलानी फलानी चीज कौन सी डेट पे हुई, और ऑप्शन है 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, ईयर सबका सेम है, राइट। तो इस तरीके से सवाल आते थे। और जिन बच्चों के जो 70 क्वेश्चन हो गए अटेम्प्ट, और उन्हें लग रहा है कि इसमें से 50 ठीक है या 55 ठीक है, देन दे यूज टू मार्क, और फिर बाहर आके हंसते थे कि क्या करके आया तू, क्या करके आया है इसमें, है ना। अब 4 हैं, इतने सारे बच्चे हैं एक साथ पेपर देने गए हैं, मतलब जैसे कोचिंग सेंटर के दोस्त बन जाते थे, इतने सारे बच्चे पेपर देने गए हैं, अब ऑब्वियसली उसमें से 2 या 3 का तो ठीक होगा ही होगा, 4 ही तो ऑप्शन है, एक 25% चांस तो है ही ना एक के ठीक होने का। तो फिर हम मान लेते थे कि इसकी किस्मत अच्छी है यार, इसका निकल जाएगा, फिर ये ऑफिसर बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं हुआ वैसे, ऐसी बस हंसी मजाक। चलो जी, आई गेस ये टॉपिक में हमें दोबारा उठाने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक इन द सेंस कि अगर ये आने वाले 3 या 6 महीने में दोबारा आता है तो आई एम गोना स्किप इट,
राइट, उसके बाद हम उसको दोबारा नहीं देखेंगे। अभी अगर इसमें किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन आ सकता है कैसे है, तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन। ऑलराइट, तो आई एम अज्यूमिंग कि नहीं है डाउट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। पेज नंबर 3 पे आइए बच्चे, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें हमने कुछ भी नोट नहीं करना है, मतलब लिखना विखना कुछ नहीं है पेन से, हम सिर्फ मार्क करेंगे इसके अंदर, ज्यादा इसमें और कुछ देखने वाला नहीं है। सिर्फ एक कारण से मैं ये चीज आपको लेके आया हूं यहाँ पे, दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉट सेम एज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, हाइब्रिड में, हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि आप दो टाइप की चीजों को मिला देते हो। तो व्हेन वी टॉक अबाउट HEVs, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इसके अंदर इंजन भी होता है। ठीक है, यही इसके मेन टॉपिक, हमने यही समझना है इसके अंदर। कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि भी दिल्ली में इसकी HEV की पॉलिसी जो पुरानी है वो खत्म होने वाली है, तो वो पॉलिसी एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। करेंगे तो मैं देख लूंगा, इंपॉर्टेंट है तो मैं पढ़ा दूंगा, हमारे लिए पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम साइंस एंड टेक के पॉइंट से देखेंगे इसको, पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। आ जाओ बच्चे, जो पहला बुलेट पॉइंट है उसको वहां से आइए। HEV कंबाइंड कन्वेंशनल ICE, इंटरनल कंबस्टन इंजन। जस्ट मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये जो इंटरनल कंबस्टन इंजन है, ये आपकी गाड़ी के फ्रंट के अंदर होता है। जो इंजन कवर्ड है उसके अंदर ना प्रॉपर एक सिलेंडर्स होते हैं, जिसके अंदर आपका फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल पहले जैसे ट्रेन होती थी, कोयले वाली ट्रेन, तो फ्यूल ओपन में बर्न हो रहा है, फिर वो स्टीम कन्वर्ट कर रहा है ना, और फिर आपकी स्टीम के थ्रू आपके टायर जो है वो रोटेट कर रहे हैं। आइस इसमें इंटरनल कंबस्टन इंजन में क्या होता है, बंद चैम्बर के, जिसको सिलेंडर बोला जाता है, बंद चैम्बर के अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर जाते हैं, डालते हैं, उसी को वहीं पे दागते हैं, पिस्टन नीचे जाता है, और उसकी एनर्जी से हम गाड़ी को जो है आगे आगे जो है वो चलाते हैं। बाय द वे, द सीसी बोलते हैं ना, कितने सीसी का इंजन है ना, तो सीसी का मतलब यही होता है क्यूबिक सेंटीमीटर की, आपका जो सिलेंडर है, राइट, उसकी कितनी, उसका वॉल्यूम कितना है, कितने क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम है, राइट, उस हिसाब से आपके इंजन का सीसी नापा जाता है। तो उसको हम इंटरनल कंबस्टन इंजन बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो कंबस्टन है, जलना जो है फ्यूल का, वो इंटरनली टेक प्लेस कर रहा है ना, हेंस इंटरनल कंबस्टन। और क्योंकि वो एक इंजन है जिसके हम उसकी एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं एक मोशन से दूसरे मोशन में, हेंस इट्स एन इंजन। ठीक है, बच्चे आज ना क्योंकि थोड़ी सी वॉल्यूम इसकी लो है, मेरे तक पहुंच नहीं रही है, अगर आपको कोई भी डाउट हुआ ना, यू जस्ट टाइप समथिंग देयर, फिर मैं पास आके सुन लूंगा, आपको सारा क्वेश्चन टाइप करने की जरूरत नहीं है। पर अगर कोई भी डाउट हुआ ना, मेरे ध्यान उस पर चला जाएगा कि आई हैव अ डाउट, या हैंड रेज कर देना, ये जिसमें एक ऑप्शन होता है, मैं देख लूंगा अपने आप। इसमें दो टेक्नोलॉजीज होगी, ICE एंड आपका इलेक्ट्रिक मोटर एंड बैटरी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। व्हेन वी टॉक अबाउट हाइब्रिड, तो कौन सी दो टेक्नोलॉजीज लगी हैं इसमें, ICE, इंटरनल कंबस्टन इंजन, और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक मोटर डिलीवरी। द व्हीकल कैन स्विच बिटवीन और कंबाइन, ये अंडर स्विच बिटवीन और कंबाइन, ये अंडरलाइन कर लीजिए। एक दूसरे, मतलब या तो इस पे IC पे चल रहा है, इंडक्शन इंजन पे चल रहा है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है, या फिर दोनों पे चल रहा है, ये इसमें हो जाता है। देन वी हैव स्टैंडर्ड HEVs, दे डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल चार्जिंग, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आएगा सवाल आपके पास में। बहुत आसान भाषा में समझते हैं इसको पहले। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप समझ गए, ऐसी व्हीकल जिसके अंदर फ्यूल भी डलता है और उसके अंदर बैटरी पैक भी है जिससे वो चल सकता है, और दोनों की कॉम्बिनेशन से गाड़ी आगे चलती है। अब वो कॉम्बिनेशन कैसे है और बैटरी कैसे चार्ज होगी, उसके बेस के ऊपर हमारी अलग अलग HEVs जो है वो डिपेंडेंट है। पहला है स्टैंडर्ड HEVs, जैसे जो नॉर्मल गाड़ियां हमारी चलती है जिनके ऊपर हाइब्रिड का स्टिकर लगा होता है, ये मारुति की बहुत सारी आने लगी हैं, ग्रैंड विटारा टाइप, उस पर लिखा होता है स्टैंडर्ड HEV। स्टैंडर्ड HEV होती है, उसके अंदर आप उसको चार्ज नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग से चार्ज होता है। ठीक है, वो भी अलग कॉन्सेप्ट है, अगर इसमें रेलिवेंट हुआ तो मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट वी सी टाइप्स ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स। नंबर 1 इज पैरेलल, इंजन एंड मोटर बोथ ड्राइव द व्हील्स, अंडरलाइन कर लीजिए, ये मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है आपको, और आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट इज सीरीज पैरेलल, इसके अंदर आप स्विच कर सकते हो कि अभी इंजन ओनली है, अभी इलेक्ट्रिक ओनली है।
नेक्स्ट वन इज प्लग इन हाइब्रिड। ये तो आप समझ जाओगे कि जिसको आप चार्ज कर सकते हो, एक्सटर्नली भी चार्ज कर सकते हो, बाकियों में कोई प्लग वगैरह नहीं होता है। जो मैं आपको सेल्फ चार्जिंग बोल रहा था, वो कौन से प्रिंसिपल के थ्रू चार्ज हो रही है? दैट इज साइड पे एक बॉक्स बना हुआ है बच्चे, वहां पे देखिए, हाइब्रिड बैटरीज रिचार्ज थ्रू रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग को आप स्टार मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। जब आपकी एक गाड़ी जा रही है सड़क पे, ठीक है, अब आपने उसमें एक एनर्जी है, राइट, एक काइनेटिक एनर्जी उसमें उसमें जा रही है एनर्जी गाड़ी में। नाउ इफ यू हैव टू स्टॉप द कार, आपको उस एनर्जी को कहीं पे डिसिपेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड गाड़ियों में, आम गाड़ियों में क्या होता है, व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक्स, वो एनर्जी जा कहां रही है? जब ब्रेक तो लग गई, समझ में आ गया, लेकिन गाड़ी तो आगे मूव कर रही थी, वो कहां गई वो एनर्जी सारी? वो जाती है आपकी हीट के अंदर, इट गेट कन्वर्टेड इनटू हीट। तो जब आपका ब्रेक पैड आपके ब्रेक शू से, मतलब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं और फ्रिक्शन होती है, तो ये गर्म हो जाता है, तो गाड़ी की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो आपकी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है टायर्स के ब्रेक्स के पास से। नाउ रादर देन डिसिपेटिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट, आपने क्या किया, उसकी जगह एक डायनेमो लगा दी, एक डिवाइस लगा दिया, जिससे आपकी अब वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं हुई, वो उससे बैटरी चार्ज होनी शुरू होगी। इसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। कि द एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो हीट में कन्वर्ट ना होकर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि गाड़ी की जो एनर्जी इसमें स्टोर्ड, अगर आपने गाड़ी रोकनी है तो इसकी एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना, इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर एक एनर्जी की फॉर्म है काइनेटिक की फॉर्म में, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और फॉर्म में। हम सेल्फ चार्जिंग मैकेनिज्म में रीजनरेटिव ब्रेकिंग के प्रोसेस से उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट हियर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फेयरली इजी। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फटाफट से एक नजर मार लीजिए इस पे। ये मेंस में आपसे पूछ सकते हैं इसके अराउंड ना कुछ, प्री में आया तो इजी होगा। हायर फ्यूल एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स, क्योंकि अब आप जो एनर्जी है आगे जाने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी से भी ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका फ्यूल अब कम यूज होगा, क्योंकि जा तो आप उतना ही रहे हो, राइट, उतना ही जाने में फ्यूल कम खर्च हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी है। नो रेंज एंजाइटी, जो फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनमें डिस्चार्ज होने का ज्यादा चांस रहता है, और क्योंकि हमारे स्टेशन नहीं है, चार्जिंग स्टेशन इतने ज्यादा इंडिया में इंफ्रा नहीं है उसका, तो ये वाली जो गाड़ियां हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं कि अच्छा वो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, तेल पे चला लो, फ्यूल पे चला लो। रिड्यूस ब्रेक वियर एंड टीयर, ये मैंने आपको अभी समझाया कैसे। रीजन आपने अगर हीट में कन्वर्ट हो रहा है, अब वो नहीं हो रही उतनी गर्म, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो आपका ब्रेक की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। एज अ फीमेल कैंडिडेट, अगर आप ये पॉइंट जो है वो बोलते हो आपके इंटरव्यू में, जस्ट इन केस अगर ये आ जाता है, या आपने आंसर में लिख दिया, आंसर उसमें तो नहीं पता लगेगा कि मेल है या फीमेल है कैंडिडेट, लेकिन अगर आप वहां पे बोल दिया, आई एम टेलिंग यू, इट इट गोज इन द प्लस, स्पेशली फॉर अ फीमेल कैंडिडेट, राइट। एक धारणा है समाज में फीमेल्स और टेक्नोलॉजी ड्राइविंग के इसके आसपास में, गाड़ियों के आसपास में, राइट। यू प्ले ऑन दैट, हमने तो सिलेक्शन लेनी है, राइट, हर एक स्टीरियोटाइप को तोड़ना है हमने। डिसएडवांटेजेस देख लीजिए, हायर इनिशियल कॉस्ट, गाड़ियां महंगी होती हैं, एक्स्ट्रा कंपोनेंट है क्योंकि उसमें बैटरी है, उसके अंदर बैटरी रिप्लेसमेंट उसकी कॉस्ट ज्यादा है, बैटरी महंगी होती है, लिथियम वगैरह महंगा है, सोडियम की बैटरी हम सोच रहे थे लेके आने का, इंडिया में चल भी रहा है काम, लेकिन वो भारी होती है ना, सिर्फ घरों पे या फैक्ट्रीज में रखी जाएंगी। तो इस अब आपको शायद पिक्चर क्लियर हो रही होगी सारी, जो हमने बाकी टॉपिक्स ही पढ़े हैं। राइट, ठीक है, दैट इज ऑल। इजी इजी टॉपिक बहुत, समझ में आ गया बच्चे? ये भी ऐसा टॉपिक है, ये भी हम दोबारा नहीं करेंगे, ये एक एक बारी कराने वाले टॉपिक्स थे, ये यही ब्यूटी है फेब और मार्च के मंथ्स की, इतने छोटे 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 इतने सारे टॉपिक्स कवर कर देती है ना ये वाले 2 मंथ्स। जस्ट राइट यस एक बारी, दैट इज दैट क्लियर, हम मूव ऑन कर सकते हैं आगे।
ऑल राइट, ठीक है। रुचिका बच्चे मेरे दिमाग में फंस गई है वो बात, आप ना मेरे को आंसर लिख के भेजो एक, इस वीक में एक टारगेट बना लो, ठीक है। आप सारे लोग फटाफट से मेरी ईमेल आईडी नोट कर लो। answers.rohit@gmail.com। एक काम जरूर करना आप साथ में बच्चे, सब्जेक्ट के अंदर जो उसका सब्जेक्ट है, डोंट फॉरगेट योर नेम, और अगर आपको अखाड़ा से रोल नंबर मिला हुआ है तो वो, और अगर नहीं मिला हुआ तो साथ में आप लिख देना अखाड़ा। और हर बार यही प्रैक्टिस हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि मैं एक थ्रेड बना लूं आपके आंसर्स की, हर एक जो स्टूडेंट है उसकी अलग थ्रेड बन जाती है एक। मैं तो पर्सनली ले गया, आप लोगों ने आंसर नहीं ना भेजे। Sir, which question you will tell at the end? दोबारा बोलिए बच्चे। Sir, क्वेश्चन कौन सा, एक कौन सा वाला? कोई भी, यू चूज। राइट सर। यू चूज, ये कंटेंट की गेम ही नहीं है, यू चूज। ये पता है कैसी वाली चीज है, कंसीडर मी योर ड्रग डीलर। जो ड्रग डीलर है ना, उसका क्या काम होता है, वो ना सबसे पहले आपको ना बस उस चीज की लत लगाना चाहता है कि अरे यार कर तो एक बारी मेरे, मेरी तरफ से, अरे जो मर्जी, अरे जैसे मर्जी। एक बारी आपको उसकी लत लग गई, देन आप ऐसे हो जाओगे कि यार आंसर तो लिखना ही लिखना है, अब प्रीलिम आ गया यार, लिखने छोड़ने पड़ेंगे यार, अब 15 दिन में आंसर नहीं लिख पाऊंगी, शिट। तो ऐसा हो जाएगा है ना, तो मेरा काम वो है, यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग। आप जब पहले आंसर पे बैठोगे ना, ट्रूली आंसर लिखने बैठोगे, मैं बता रहा हूं उस दिन आपकी ना तैयारी शुरू हो जाएगी। इट्स अ बिग स्टेटमेंट, और मैं बहुत एहतियातन अपने वर्ड्स यूज करता हूं। इट्स अ बिग स्टेटमेंट, आई नो व्हाट आई एम सेइंग। जिस दिन आपने आंसर लिखने आपने शुरू कर दिए, जिस दिन आप आंसर लिखने बैठ गए, उस दिन से मेरे लिए तो उस दिन आपकी तैयारी शुरू हुई है। उससे पहले तो ये ऐसे ही है बस, आपने कर लिया बाहर कर लिया, एक ही बात है। डोंट यू थिंक कि अभी मैं राइट नाउ बाहर निकलूं सड़क पे और किसी भी सेमी एजुकेटेड या फिर ठीक ठाक से बोलने वाले इंसान के पास जाऊं और उसे पूछूं मैं कि यार आपको क्या लगता है यार, अभी कश्मीर में जो टेररिज्म है, ये इसका सोल्यूशन क्या होगा? मैं उससे पूछूं तो उसके पास में ओपिनियन नहीं होगा क्या? अब उसको उसको वो ये बोलेगा कि यार मेरा टेररिज्म अभी मैंने पढ़ा नहीं, ये सिक्योरिटी तो हमारा हुआ नहीं अभी, नहीं, उसके पास में होगा कंटेंट उसका। वैसे ही जो इस टाइप के सवाल हैं, उसमें आपके पास में कंटेंट है, ऑलरेडी है। इवन विदाउट लुकिंग एट द इनसाइड ऑफ द कंटेंट, ये शीट खोले बिना भी आप लास्ट पेज से आंसर क्वेश्चन उठा के आंसर कर सकते हो। एनी आंसर यू कैन डू। क्या है उसमें? कुछ भी तो नहीं है, कंटेंट की गेम ही नहीं है, बहुत थोड़ी सी गेम है कंटेंट की। ये तो पोइट्री है, आंसर राइटिंग इज पोइट्री इन इट्स प्योर फॉर्म। तो उसका तो जब नशा लगेगा आपको मजा आ जाएगा। आंसर राइटिंग से ऊपर कोई भी एडिक्शन नहीं है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। यू विल लव इट। आ जाओ बच्चे। सो अभी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में चलते हैं हम। देर इज न्यूज जो भी रिसेंटली आई थी, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कपाटगुड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ दिस पर्टिकुलर सेंचुरी के अंदर जब भी हुआ, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चीजें चेंज हो जाती हैं। तो एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड था 55 स्क्वायर किलोमीटर का, 55 स्क्वायर किलोमीटर का, जो इसमें कभी इंक्लूड ही नहीं हुआ सही से। तो उस पर पिटिशंस डली, सारी चीजें हुई, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला कि भाई इसको इंक्लूड कर लो। हमारे लिए वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि फिर भी मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि इतना भी आउट ऑफ द ब्लू ना लगे कि कहाँ से ही आ रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट बस का बस इतना सही है। एक सवाल ये बन सकता है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने कर्नाटका गवर्नमेंट को 55 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंक्लूड करने को बोला था। बहुत फार फेच क्वेश्चन है, आया तो बस इतना आ सकता है, तो याद रखना है अपने कपाटगुड़ा। आ जाओ बच्चे, नीचे पढ़िए उसमें।
कपाटगुड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरिजिन एंड एस्टेब्लिशमेंट, मेन चीजें अंडरलाइन कीजिए, गिव अ रीड। 2019, लोकेशन इंपॉर्टेंट है बच्चे इसके अंदर, गडक डिस्ट्रिक्ट अंडरलाइन कर लीजिए। और कौन कौन से एरियाज और डेक्कन प्लेटू के अंदर और क्या क्या एरिया इंक्लूडेड है, गडक, मुंदारगी, शिराहट्टी, ये 3 तालुक जो हैं वो भी इंक्लूडेड है, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। बस इतना ही, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं करना है। सेकंड में देखिए, यूनिक ऑब्जेक्टिव के अंदर ओनली, देखो अब इंपॉर्टेंट हो गया ना ये ओनली वर्ड आते ही, ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटका डिक्लेयर्ड प्राइमरीली फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स आपकी प्लांट्स एंड ऑल, ठीक है। जब हम फौना की बात करते हैं दीज आर एनिमल्स, जब हम फ्लोरा की बात करते हैं दीज आर प्लांट्स। सो होता क्या है कि जब भी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या जब हम इस टाइप की कोई चीज सुनते हैं, जनरली ये किसी ना किसी जानवर के अराउंड होती है, राइट। जैसे असम के अंदर आप काजीरंगा जो आप सुनते हो, है ना, काजीरंगा के साथ में आपके राइनोसरस एसोसिएटेड है। देर आर वेरी फ्यू प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि आपके फ्लोरा के अराउंड सिचुएटेड है, फ्लोरा के लिए बनाए गए हैं। उनमें से कर्नाटका में इकलौता यही है। अब हमारा इसके बाद में जो पैरेलल क्वेश्चंस पैदा होते हैं वो ये हैं कि तो बाकी कौन से हैं इंडिया में, उसकी लिस्ट बनाते हैं अभी। आ जाओ बनाइए जरा। एक मैं और आपको सजेशन देना चाहूंगा, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट इज बिकमिंग वेरी टाइट, टाइट इन द सेंस इसका, क्योंकि मेरे पास में मैंडेट है कि इसको छोटा रखना है ना। वी डोंट गो बियॉन्ड 28 27 पेजेस के बियॉन्ड जाना नहीं होता है। 26 इज माय पर्सनल लिमिट कि इसके ऊपर डॉक्यूमेंट बनाना नहीं है। जब 26 जब कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो आई डू नॉट ट्रिम द कंटेंट, है ना, आई ट्रिम द एक्स्ट्रा स्पेसेस इन दिस। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप जब भी बैठो क्लास के अंदर, यू कैन हैव वाइट शीट्स ऑफ पेपर, है ना, कट करके रख लो या जैसी भी, और टॉपिक्स के साथ साथ में वही फंसा सकते हो आप, उसके साथ में वही रख दो। तो वेन एवर यू रिवाइज तो आपके पास में उसकी लिखी हुई चीज के साथ में हो जाएगी और ये भी कंजस्टेड नहीं होगा। अब जस्ट अ मेथड, वैसे मैंने देखा कि स्टूडेंट्स के पास में बहुत ज्यादा क्रिएटिव मेथड्स होते हैं, ये वाले मेथड्स भी मैंने देखे ही हैं स्टूडेंट से कि क्या क्या करते हैं। तो आपका अपना मेथड हो सकता है, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि हैव सम मेथड इसका, कि आपका जो ये पर्टिकुलर पेपर है करना इसी के अंदर है, इसके बाहर नहीं जाना। ये नहीं है कि शीटें आप अलग से रख लोगे और ढूंढते रहोगे, इसके साथ ही होनी चाहिए। यू स्टेपलेट विद इट, एनीथिंग यू डू, पर एक ही शीट होनी चाहिए, यही होना चाहिए एक डॉक्यूमेंट। बस वो हमने मेक श्योर करना है। महीने के 4 डॉक्यूमेंट से ऊपर नहीं होने चाहिए करंट अफेयर्स के। लिखिए बच्चे, प्रोमिनेंट एरियाज फॉर फ्लोरा। फ्लोरा के लिए लिख रहे हैं हम 4 और है, मतलब मेजरली इंडिया, ऐसे तो और भी हैं पर जो पूछे जा सकते हैं वो 4 ही है। कल बैठ के लिस्ट बनाई थी तो इतना बहुत है बच्चे। नंबर 1 वैले ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वैले ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में है ये। बस लिस्ट बनानी है हमने कि और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स हैं जो कि फ्लोरा के अराउंड बिल्ड किए गए हैं, फ्लोरा के लिए बिल्ड किए गए हैं। नंबर 1 इज वैले ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड। नेक्स्ट इज एक नॉर्थ का लिख लिया, एक साउथ का लिख लेते हैं, कुरिंजी माला, KURINJI, KURINJIMALA, कुरिंजी माला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज इन केरला। इसके साथ ना ब्रैकेट में लिख लीजिए एक चीज, नील कुरिंजी फ्लावर, नील NEELA, एक ही वर्ड है ये, NEELA KURINJI फ्लावर FLOWER, blooms
वंस एवरी 12 ईयर्स। ये एडिशनल सा फैक्ट है, ये पूछ सकते हैं, किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। ब्लूम्स वंस एवरी 12 ईयर्स। नेक्स्ट इज अ वेरी फेमस वन, भीतरकनिका। ये हम ईस्ट में चलते हैं। भीतरकनिका, BHITARKANIKA। भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उड़ीसा में है, ODISHA। इसमें मैंग्रोव्स हैं, लिख लीजिए डैश डाल के, एरो डाल के, जैसे भी आपने नील गुरिंजी लिखा है ऊपर उस तरीके से। 28 मैंग्रोव स्पीशीज, 28 मैंग्रोव स्पीशीज। और अगर मैंग्रोव के अंदर आपने 2 O डाल दिए हैं तो एक हटा दो, MANGROVE, मैंग्रोव। ये वो चूज जैसा वर्ड है ये, कि सुन ऐसा लगता है सुनने में कि डबल O आना चाहिए इसमें, पर आता नहीं है। नेक्स्ट इज एक नॉर्थ ईस्ट का देख लेते हैं, शिरुई नेशनल पार्क, SHIRUI। शिरुई नेशनल पार्क, शिरुई एक लिली का नाम है, डैश डाल, ये मणिपुर, और आगे लिख लीजिए शिरुई लिली। शिरुई लिली। चलो जी, वापस आ जाते हैं इस पे। ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटका, ये आपने अंडरलाइन कर लिया होगा। 400 मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज, ये अंडरलाइन कर लीजिए। आई ट्राई टू डू सम रिसर्च ऑन, कि मेरे को थोड़े एक दो नाम मिल जाएं कि कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं यहाँ पे, बट ना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिले, ना ये इधर उधर कहीं पे पब्लिश हुए हैं। तो दैट मीन्स कि ये इतनी ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत है, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। किसी के चुल मचे मन में कि मैं पता करूं स्पीशीज कौन सी है, तो मत करना। मैं कल कर चुका हूं, इस पे टाइम लगा चुका हूं मैं। नहीं, वो इतनी रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स कि उसके ऊपर इस हिसाब से क्वेश्चन नहीं फॉर्म होगा। तो अभी हमने एग्जाम क्लियर करना है, पर्सनल क्यूरियोसिटीज बाद में थोड़ा सा। ऑफन रेफर टू एज वेस्टर्न घाट्स ऑफ नॉर्थ कर्नाटका, अंडरलाइन कर लीजिए। इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप, सीधा सवाल आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट्स ऑफ नॉर्थ कर्नाटका, ऐसे बनेगा क्वेश्चन। अदरवाइज तो नहीं याद रहेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत सारी हैं, 400-500 से ऊपर है इंडिया में। अगर ऐसे याद करने जाएंगे सारी चीजें तो बहुत हो जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से याद करनी है कि जो हमारे सामने पड़ेगी वो हम याद करेंगे, जो न्यूज में आ रहा है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे ये चीज, ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे न्यूज में आ गई है ना, हमने कवर कर लिया, सब कुछ देख लिया। ये देख लिया कि ये वाली पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हमारी फ्लोरा से रिलेटेड है। तो हमने फ्लोरा से रिलेटेड और भी देख लिए। एक एक्टिविटी जो हमने स्टेट वाइज और करनी होती है, दैट इज कि जो चीजें लिमिटेड हैं वहां पे, जैसे नेशनल पार्क्स कम होते हैं, तो नेशनल पार्क्स हम साथ साथ में इसकी लिस्ट बना लें, एंड दैट टू नॉर्थ टू साउथ। क्योंकि सवाल जब आता है ना वो ऐसे ही आता है, अगर टफ क्वेश्चन इस पे बनाना हुआ तो वो नॉर्थ टू साउथ लगाने को बोल देंगे इसमें। वो मान के चल रहे हैं कि नेशनल पार्क्स तो आपको पता ही होंगे, है ना। वो और एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि अब आप और कैसे ट्रिक लगाई जाए, है ना। तो हम उसकी एक ट्रिक, काउंटर ट्रिक ये है कि हम पहले हम याद ही नॉर्थ टू साउथ में करें। तो फटाफट से लिस्ट बना लीजिए एक, नॉर्थ टू साउथ लिस्ट ऑफ एनपीज, नेशनल पार्क्स इन कर्नाटका। सिर्फ लिस्ट बनाएंगे, कुछ नहीं लिखेंगे इसके अंदर। AKBNB,
ठीक है, इस फॉर्मेट में रहेगा ये। नंबर 1 ये लिखना नहीं आपने अभी, सिर्फ मैं कुछ समझ में आएगा अभी। नॉर्थ टू साउथ लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स इन कर्नाटक ये बना रहे हैं। नंबर 1 अंशी नेशनल पार्क, ANSHI। अंशी ANSHI नेशनल पार्क। पूरा पूरा मत लिखना नेशनल पार्क, NP लिखना शुरू कर दो, जल्दी होगा। और ब्रैकेट में लिख लीजिए नाउ नोन एज काली नेशनल पार्क, KALI। दोनों दोनों डाल सकते हैं वो। जैसे आप मैप देख रहे हो, मैप में अभी भी अंशी मेंशन्ड है, वैसे ही ऑनलाइन कई जगह अंशी मेंशन्ड है, कई जगह काली मेंशन्ड है, तो आप ध्यान रखना दोनों एक ही है। अंशी नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज कुद्रेमुख, KUDREMUKH। कुद्रेमुख, KUDREMUKH। कुद्रेमुख, मुख से समझ में आया होगा फेस। कुद्रे उस लैंग्वेज में हॉर्स को बोलते हैं, तो वहां पे एक माउंटेन पीक है जो हॉर्स फेस जैसी लगती है, उसको कुद्रेमुख बोलते हैं, तो उसके नाम पे पड़ा हुआ है कुद्रेमुख, KUDREMUKH। नेक्स्ट इज बनेर घट्टा, ये बानर घट्टा, वो अलग अलग नाम से बोले जाते हैं। बानर घट्टा, BANNERGHATTA, बानर घट्टा नेशनल पार्क। ये बेस्ट फॉर योर रेफरेंस, बेंगलुरु के पास है ये। नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज नगरहोल। Sir, it is in Bangalore. हाँ जी बच्चे। It is in South Bangalore. ओके, Yes. साउथ बेंगलोर में है ये इसके अंदर एक बटरफ्लाई पार्क है, वो बहुत फेमस है। वाइल्ड लाइफ सफारी वगैरह करते हैं ये, वो उस एरिया के अंदर है ये। हैव यू बीन देयर? Sir, I stay near Banerghatta Road. I'm in Bangalore. ओके, हाउ इज इट? गए हो वहां पे आप? Sir, वहां उससे बेटर मैसूर वाला है. हम्म, This is not as better as the one in Mysore. ओके, Sir, बेटर फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू? sir वहां पे, sir Bangalore, मैसूर में species ज्यादा हैं. There's a lot of species of birds and all. ओके, Sir. एक्चुअली जब हम नेशनल पार्क्स वगैरह बनाते हैं ना, वी टेकल वन पर्टिकुलर स्पीशीज, खासकर नेशनल पार्क के अंदर। जैसे मैंने आपको काजीरंगा का एग्जांपल दिया, इट वाज एस्टैब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन पर्टिकुलर स्पीशीज। तो जब नेशनल पार्क्स के अंदर जनरली आपको कम अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसके लिए वी हैव डिफरेंट, जैसे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये पूरा का पूरा एरिया कंजर्व करती है, तो मोस्टली आपको वहां ज्यादा देखने को मिलता है। अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो देखने को मिलता है। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि हम इसको आउटराइटली ऐसा नहीं कहेंगे कि यार ये वाला इसमें जानवर कम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जानवर नहीं है इसमें। वी हैव टू सी कि उस पर्टिकुलर एरिया में सपोर्ट क्या क्या होता है। बट वेरी गुड, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। जस्ट बी केयरफुल कि खासकर इस टाइप की चीजें जिसको आपने खुद से विजिट किया होता है, उसके ऊपर जो ओपिनियन फॉर्म होता है, इट हैज टू बी वेरी मेलो, खासकर आपके इंटरव्यूज के अंदर। तो अभी भी आप वहीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे? Yes, sir, I'm preparing from Bangalore. ऑलराइट। और वैसे आप मतलब लैंग्वेज बैरियर तो नहीं होता है आपको? नहीं नहीं सर, I am from Karnal. I ठीक है, am yes. ऑलराइट ऑलराइट। एक्चुअली आई हैड अ बैच फ्रॉम साउथ इंडिया कुछ समय पहले ना, तो उधर Okay. बीच बीच में ऐसा हो जाता था कि लैंग्वेज का था। मैं कहा चलो ये तो अच्छा है फिर तो। नहीं sir, I've studied all through from Karnal only. वेरी नाइस। नेक्स्ट लिखिए बच्चे, नगरहोल। NAGARHOLE, नगरहोल नेशनल पार्क। इसके ब्रैकेट में लिख लो इसको, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये भी आपका मैसूर वाले एरिया में है, उस तरफ। नेक्स्ट इज बंदीपुर, एम बंदीपुर नेशनल पार्क, BANDIPUR।
नाउ यू अंडरस्टैंड जो मैं यहाँ पे लिखा था ना, ये ए के बी एन बी, अंशी, कुद्रेमुख, बी से बानरघट्टा, देन वी हैव नगरहोल या राजीव गांधी भी, एंड आखिरी वाले बी से बंदीपुर। तो ए के बी एन बी ये आप लिख सकते हो वहां पे। डन। इसी के साथ में ना एक और ऑप्शन हमारे पास में है कि कर्नाटका में 5 ही नेशनल पार्क है और 5 ही टाइगर रिजर्व है। तो जस्ट फॉर माय पीस ऑफ माइंड, let's write down 5 tiger reserves also, that too in the north to south। ठीक है, लेट्स डू दैट। एक ही बार करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये एक बार ही हो गया तो योर कर्नाटका इज डन, राइट। उसके बाद में अगर कुछ और कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में आएगी तो मैं बताऊंगा आपको, फिर हम दोबारा इधर को नहीं जाएंगे। 5 टाइगर रिजर्व्स। नंबर 1, ये दोनों का सेम है, काली, काली टाइगर रिजर्व, इसको टीआर लिख लेना। नेक्स्ट इज भद्रा, टीआर, BHADRA, भद्रा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट वी हैव नगरहोल टाइगर रिजर्व। काफी सारे रिपीट होते हुए देख रहे हैं, जनरली नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हम देखते हैं कि साथ साथ में होते हैं। नेक्स्ट इज बंदीपुर, बंदीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट इज बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व, BILIGIRI, बहुत सारे आईज हैं इसमें, BILIGIRI, बिलीगिरी रंगनाथ, RANGANATHA, टेम्पल, TEMPLE, है ना, इसको BRT लिखते हैं शॉर्ट में, BRT टाइगर रिजर्व। खुशी बच्चे, आई आई होप आपको भी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, साथ साथ में समझ में आ रही हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमने 3 इसमें मेजर मेजर चीजें करी हैं, इनफैक्ट 4 मेजर चीजें करी हैं। वन इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी। इसके अलावा हमने देखा कि और दूसरे फ्लोरा बेस्ड क्या क्या आपके प्रोमिनेंट सेंचुरीज एंड पार्क्स हैं। देन हमने नॉर्थ टू साउथ नेशनल पार्क्स और इसको लगा लिए टाइगर रिजर्व को। दैट इज हाउ वी कंप्लीट द टॉपिक इसमें ना, ये इस दैट इज इनफ। आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक। सर, जी बच्चे। आई लाइक टू ऐड, ये जो बंदीपुर नेशनल फॉरेस्ट है ना सर, हम्म। इट इज इन कर्नाटका, and it is on the border of Karnataka and Kerala. So when you cross, then you enter wildlife sanctuary, Wayanad Life Sanctuary in Karnal, in Kerala, sir. किस So वाले की it's बात कर रहे हो बच्चे? sir, ये जो बांदीपुर नेशनल फॉरेस्ट है ना, हम्म। it's a huge forest. It is divided by the Karnataka Kerala boundary. So the part which falls in Karnataka is called Bandipur National Forest, and the part which falls in Kerala, it is called as Wayanad Wildlife Sanctuary. ठीक है। इसका अभी जो हमने 2 चीजें लिखी हैं इसमें, दैट वन इज कि हमने इसको नेशनल पार्क की कैटेगरी में लिखा है, दैट इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और दैट स्टेट इज कर्नाटका। तो हम जब उसको मार्क करेंगे, विल मार्क द स्टेट एज कर्नाटका ओनली। बाकी ये अगर इस टाइप से कोई सवाल आ जाता है आपका कि बॉर्डर एरियाज वाले, हमने एक और टॉपिक भी किया था इस टाइप का, तो इनकेस अगर आता है देन यू आर गुड टू गो। ब्राउनी पॉइंट्स टू यू। गुड वर्क। चलो बच्चे आगे चलते हैं।
बच्चे इसके अंदर ना ज्यादा कुछ करवाने वाला है नहीं मेरे पास में, बट आई जस्ट वांट कि एक या दो चीजें जिसके के ऊपर सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे। प्लस ये पर्टिकुलर चीज, जैसे इसके अंदर सीपीसीबी एक टर्म मेंशन है यहाँ पे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ये भी आप जो है आपका जब इन्वायरमेंट पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, राइट। तो ओवरलैपिंग ना हो कंटेंट की, इसलिए जो मैं आपको नोट लिखवाऊंगा दैट विल बी वेरी प्रिसाइज, राइट, सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस आपका जो साथ में ये है कि कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ अलग तरीके से एक दो नोट्स जो है वो लिखवाना चाह रहा हूँ, उसी के लिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। अदरवाइज ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अपने आप में, बाकी सब कुछ इसके अंदर है कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, उसका क्या रैंक है, ये याद करने वाली चीजें हैं सारी, तो ये आप अपने लेवल पे याद कर लोगे, राइट। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ। सबसे पहले तो ऊपर देखिए, एन एनालिसिस बाय CREA, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसको एरो डाल के लिख लीजिए, इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, CREA के ऊपर एरो डाल के, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, एस्टैब्लिश्ड इन 2019। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, रिवीजन करते हुए कई बार ना दिमाग में आ जाता है, क्योंकि हमने सबका लॉन्च ईयर, मिनिस्ट्री, ये वो सारी चीजें फालतू की लिख रखी होती हैं, तो इस टाइप की चीज हम देखते हैं तो दिमाग जाता है कि फोन उठा के रिसर्च कर लूं, एक बार गूगल पे मैं डाल लूं। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वंस यू पिक अप द फोन, चाहे वो काम के लिए है, आपका आपके फोन में देर आर इनफ अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस जो आपके 10 से 15 मिनट खराब, एट अ स्ट्रेच 10 से 15 मिनट खराब करने के पोटेंशियल रखते हैं। कोई मैसेज आ रखा होता है, कोई कॉल पड़ी होती है ना, या इंस्टाग्राम दिख गया, या यूट्यूब दिख गया, है ना, या कोई भी आपको मतलब आलतू फालतू चीजें दिख गई उसमें, तो एक चांस रहता है डिस्ट्रैक्शन का, तो बस उस चांस को दूर करने के लिए हम साथ में छोटे छोटे नोट्स बना लेते हैं ये। नेक्स्ट इज CPCB पे एक नोट बना लीजिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, ज्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे इसके ऊपर, एक्ट वैक्ट लिखेंगे बस। पहला पॉइंट लिखिए उसमें, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिश्ड इन 1974। अब स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट मीन्स कोई एक्ट होगा अंडर वाटर, बस वाटर एक्ट 1974 है, पर पूरा एक्ट का नाम लिख लेते हैं, वाटर ब्रैकेट में लिखिए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वाटर ब्रैकेट्स में, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन ब्रैकेट क्लोज, एक्ट 1974। फुल स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लेटर एंट्रस्टेड विद पावर्स, लेटर एंट्रस्टेड विद पावर्स अंडर एयर एक्ट 1981। ये तो नहीं वाइट फिंगर, 1980 कितना बताया था मैंने, 81। अब मैंने एक छोटी सी चीज बताने के लिए आपको मैं ये चीज लिखी यहाँ पे कि मेरे को ना ईयर्स वगैरह याद नहीं रहते हैं, अभी अभी भी देखा आपने कि यहाँ से पढ़ा और यहाँ भूल गया, तो ये मेरा वीक पॉइंट था। नाउ व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि जैसे मेरे को ना ये पंखे की तरह दिखाई, एयर एक्ट है, तो इट यूज्ड टू लुक लाइक अ फैन, कि जैसे 8 है, 8 को ऐसे लिख दिया, और जो वो दूसरा है 1 है उसको ऐसे कर दिया, एंड यू नो इट लुक्स लाइक अ फैन। तो इस तरीके से मैंने याद किया था कि जो एयर एक्ट है वो उसमें फैन है, तो वहां से मुझे याद आया कि 8 तो है,
और 1 है। तो इस तरीके से आई यूज टू रिमेम्बर सर्टेन थिंग्स, राइट। जैसे 74 में भी है तो 4 को मैंने एज अ सिंक बना लिया था, राइट। तो इस तरीके से मेरे को चीजें याद रखने की जरूरत पड़ती थी। तो आप लोग तो समझदार हो वैसे, पर जस्ट अगर किसी को होती है दिक्कत मेरी तरह, तो मतलब देर आर एन नंबर ऑफ ट्रिक्स जिससे आप याद रख सकते हो। यू आर योर ओन लिमिट, है ना। तो क्रिएटिविटी के साथ में आप किसी भी तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हो। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ऐसे लिखो, अंडर MOEFCC, अंडर MOE मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये ना आप बहुत बहुत दफा देखोगे आगे भी ना, MOEFCC, ये आपको बहुत बहुत बार देखने को मिलेगा आपकी तैयारी में। इसलिए इट्स टाइम नाउ कि हम इसको ये लिखना शुरू कर दें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, रादर देन पूरा लिखे। फ्यूचर में भी जब भी मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बोलूं, तो जो पुराने बच्चे हैं जो राइट नाउ मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर भी, हर जगह पे, तो आप लोग ऑटोमेटिकली ये लिख लेना, है ना। इट विल सेव योर टाइम, हर चीज में हम ऐसे ही करेंगे। बस एक हेडिंग डालिए फटाफट से, CAAQMS, वहीं पे लिखा हुआ है कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। हम देख लेते हैं कि ये मॉनिटर करते क्या है, बस इतना ही देखना है। एग्जाम में बस सीधा यही पूछेंगे कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ CAAQMS, इस टाइप का कोई सवाल आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज या फिर इज नॉट कवर्ड अंडर CAAQMS, है ना। इस टाइप से आपको सवाल जो है वो देखने को मिल सकता है, एंड दैट वुड बी अ फेयरली इजी क्वेश्चन। टफ कैसे होगा वो, कि वो जैसे आप लिखिए जरा, मैं आपको बताता हूं। पॉल्यूटेंट्स मेजर्ड बाय, या जो भी आपने हेडिंग डाली थी, पॉल्यूटेंट्स मेजर्ड बाय CAAQMS, मैं कैटेगरी बना के दे रहा हूं आपको। नंबर 1 पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब ये सॉलिड की कैटेगरी में आ जाएंगे काइंड ऑफ, है ना। एक गैसियस पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे ओजोन हो गया, O3 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नॉक्स हो गया, ये आपके गैसियस पोल्यूटेंट्स हैं। ये आपके पार्टिकुलेट इसको बोला जाता है, पार्टिकल की फॉर्म में है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन इस गैसियस पोल्यूटेंट्स मार्क करने को दिए जा सकते हैं। अब सबको पता है कि PM2.5 और PM10 मेजर किया जाता है ना। 2 या 3 हमारे AQI के अंदर भी ये मेजर किया जाता है, नई चीजें मेजर होती हैं। पर अगर सवाल आ जाएगा गैसियस पोल्यूटेंट्स का, तो वो गैसियस को हाईलाइट नहीं करके देगा आपको, कि आपका खुद से ध्यान जाए उसके ऊपर, गैसियस वर्ड के ऊपर, है ना। वो सिर्फ ऐसे नॉन शैलेंटली लिख देगा बस ना, एक स्टेटमेंट होगी, और वहां पे PM2.5 भी होगा, PM10 भी होगा, है ना। तो आपको इमीडिएटली जाएगा कि ये तो होता ही है CAQ, मतलब इसमें MS के अंदर ये तो होता ही है, राइट। तो आपने बहुत केयरफुल होना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि वो एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, हमने एग्जैक्टली वही आंसर देना है। लिखिए पहला, ये हमने पार्टिकल्स लिखा था, उसके आगे लिख दीजिए PM10 एंड PM2.5। कई जगह आपको ना ये सब में लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मान लीजिए जैसे ऐसे लिखे, कई जगह पे नीचे छोटा सा लिख देते हैं, कई जगह पे ये पूरा होता है ना। इट डजेंट मैटर, आप अपने हिसाब से देख लेना, दोनों का मतलब एक ही है, PM2.5 एंड PM10। नेक्स्ट इज गैसियस पोल्यूटेंट्स। इन टोटल ये 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर करता है रफली। हालांकि इक्विपमेंट्स वो लगाते रहते हैं, और भी जहां पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ गैस प्लांट कहीं पे, तो उसके पास में गैस, उस पर्टिकुलर गैस को मॉनिटर करने के लिए भी इक्विपमेंट होगा। स्टैंडर्ड के तौर पे 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है। 2 सॉलिड हैं आपके पर्टिकुलर मैटर, PM2.5 एंड PM10, और 6 आपके गैसियस पोल्यूटेंट्स हैं। वो लिख लीजिए गैसियस पोल्यूटेंट्स। नंबर 1
जिसका साइंस बैकग्राउंड है वो सीधा फॉर्मूला भी लिख सकता है, ठीक है। नंबर 1 सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ऐसे लिखते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कॉमा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड CO, आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिख लिया NO2, first is SO2 sulfur dioxide, then we have nitrogen dioxide, then we have carbon monoxide, then we have ozone, 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 O3, O और सब में 3, O3, next we have ammonia, NH3, and next we have last is volatile organic compounds, volatile जो उड़ सकते हैं, volatility है जिनमें VOLATILE, volatile, organic ORGANIC, organic, compounds COMPOUNDS, ब्रैकेट में इसको VOC भी बोलते हैं, तो कई बार कंफ्यूज मत हो जाना, अगर वहां पे VOC लिखा होगा तो वो यही मतलब होता है उसका, ठीक है बच्चे, अगर VOC लिखा हुआ है तो यही मतलब है उसका भी, तो ब्रैकेट में लिख लो VOC और डैश डाल के लिख लीजिए बेंजीन, BENZENE, मेजरली 3 वॉलेटाइल कंपाउंड्स को वो मेजर करता है, करता है जो, वो ये 3 है, BTX बोलते हैं इनको, बेंजीन, टोलीन, टोलुइन, TOLUENE, TOLUENE, एंड जाइलीन, XYLENE, इसको ना BTX बोला जाता है, नॉट द कोरियन डांस ग्रुप, वो तो ये है भी नहीं, BTX मतलब इसको BTX ही बोला जाता है, ठीक है। तो VOC डैश ऐसे स्लैश BTX अगर लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब यही है, बेंजीन, टोलीन और जाइलीन। इसके अलावा वहां पे विंड के मेजरमेंट्स भी लगी होती हैं, और मेजरमेंट्स भी हैं, पर हम क्योंकि एयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, पोल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं, तो बस ये आपने ध्यान रखना है कि गैसियस पोल्यूटेंट अलग होते हैं, पर्टिकुलर मैटर के अलग होते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये सवाल आपको कब पूछ लिया जाता है। आ जाओ जी, बस हमारे मेन टॉपिक्स जो है वो मोटे मोटे खत्म हो गए हैं, राइट। आ जाओ, अब आप आओ मेरे पास, सीधा पेज नंबर 8 पे आ जाइए, इन बिटवीन 2-3 टॉपिक्स आ रहे हैं, बहुत इजी हैं, इसको पढ़ लेना, कोई डाउट होता है मेरे से पूछ सकते हो आप। अब तो आपके पास मेरी ईमेल आईडी भी आ गई है, इफ यू हैव एनी अदर डाउट आल्सो ना, एटलीस्ट हफ्ते में 3 या 4 बार मैं वो ईमेल आईडी को जो है उसके सारे रिप्लाईज वगैरह करता हूं मैं, राइट। और अगर मुझे पता होगा किसी का मैसेज आना है तो मैं देख ही लेता हूँ। फील फ्री टू शूट एनी क्वेश्चंस आल्सो, या कोई क्लास से रिलेटेड सजेशन है, कोई आप टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं या आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं, वो ईमेल आईडी को आप ना मतलब व्हाट्सएप की तरह यूज कर सकते हो, बिकॉज इट डज नॉट डिस्टर्ब मी एट ऑल, और आपके लिए भी इजी है, बस शूट कर दिया, जब भी आपको है ईमेल आप शूट कर दीजिए। एक बार ही आपकी थ्रेड बन जाएगी मेरे साथ में, देन फिर और इजी हो जाए, फिर कम्युनिकेशन फास्ट हो जाती है। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पहली मतलब हमारी क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है बांग्लादेश के साथ में, राइट। मैं आपको क्यों ये पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर क्रूड ऑयल नहीं जाता है, इसके अंदर जाता है हाई स्पीड डीजल, इट्स टाइप ऑफ डीजल ओनली, इसके अंदर डीजल जो है वो पास करता है, तो आपका क्वेश्चन फॉर्मेट में क्या आएगा, डीजल की जगह क्रूड ऑयल डाल देंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने फॉर्म भी किया था ऐसा, देखते हैं अभी, तो अंडरलाइन कीजिए,
ये इंडिया ने अभी 5000 मेट्रिक टन ऑफ हाई स्पीड डीजल वहां पे भेजा था, है ना। वर्ल्ड में ऑयल की क्राइसिस चल रही है, गैस की क्राइसिस चल रही है, डजंट मीन कि इंडिया पड़ोसियों की हेल्प नहीं कर सकता, इंडिया करेगा। और खासकर ऐसे टाइम में श्रीलंका भी इंडिया के बहुत एंटी चल रहा था, पूरी पब्लिक बहुत एंटी थी वहां पे, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, किसी पूरे वर्ल्ड ने किसी ने ढंग से मदद नहीं करी, इंडिया वाज द वन जिसने बहुत मदद करी। नेपाल में भी ऐसा ही हुआ, नेपाल की जनता इंडिया का एंटी हुई, इंडिया ने बदले में मदद कर दी, है ना। तो ऐसा इंडिया की टेंडेंसी है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट देखने को मिलता है। प्लस हमारे इंडिया का कल्चर भी ऐसा ही है, राइट। वी आर डिफेंडिंग आवर कल्चर ओनली, है ना, यही हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी हमारे पास में, वो भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे पास में एक्सपोर्ट करने को बहुत चीजें हैं, राइट। तो ये हमारी एक स्ट्रेटेजी का भी पार्ट रहता है। तो हाई स्पीड डीजल अंडरलाइन कर लीजिए बच्चे, पाइपलाइन 2023 में इनॉग्रेट हुई थी, वो अंडरलाइन कर लीजिए। एचसीएस में सवाल आ सकता है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज हाई स्पीड डीजल ओवरव्यू के अंदर सेकंड पॉइंट अंडरलाइन कर लिया होगा आपने। लेंथ एंड रूट, टोटल लेंथ 131 किलोमीटर, ये शायद आपको ना मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा भी नहीं। आपको क्या याद रखना है कि बांग्लादेश में मेजर पार्ट है, 126 किलोमीटर बांग्लादेश में है और सिर्फ 5 किलोमीटर इंडिया के अंदर है, ठीक है। इट्स लिटरली अ पाइपलाइन, इसके अंदर से आपका मटेरियल जो है वो जाता है, कनेक्ट सिलीगुड़ी टू परबतीपुर। कनेक्टिविटी देख लीजिए, सिलीगुड़ी आपका इंडिया में, परबतीपुर आपका पार्वतीपुर, जो भी जिस भी तरीके से बोलते, पार्वतीपुर होगा वैसे, ये पार्वतीपुर आपका उस तरफ है बांग्लादेश में। एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में और आ रहा था यहाँ पे, कि हम जब बॉर्डर्स की बात करते हैं तो पंजाब में एक एक समय ऐसा आया था कि वो स्टेट्स का बॉर्डर पूछने लग गए थे कि कौन कौन सी स्टेट का बॉर्डर लगता है किस देश के साथ। तो वो देख लेते हैं, एक हेडिंग डालिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉर्डर लेंथ। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं कि बांग्लादेश के साथ में इंडिया के कौन कौन सी स्टेट्स के बॉर्डर लगते हैं, एंड दैट टू सबसे ज्यादा किसका लगता है, उससे कम किसका, उससे कम किसका। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉर्डर लेंथ, समझ में आ रहा होगा मैं क्या क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूं और कैसे ये प्री में हेल्प करेगा। नंबर 1 वेस्ट बंगाल, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है, 2200 किलोमीटर, एंड इट इज काफी हद तक पोरस। सेकंड इज त्रिपुरा, थर्ड वन इज मेघालय, थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूजन हो सकती है, दोनों एम से हैं। थर्ड वन इज मेघालय, फोर्थ वन इज मिजोरम, एंड फिफ्थ वन इज असम। ये मेघालय में बारिश होती है ना, जब बारिश होती है तो फिर कुछ लोगों का रम पीने का मन कर जाता है, तो बारिश पहले होती है, रम बाद में, तो मेघालय पहले, मिजोरम बाद में, है ना। इस तरीके से आप इसको जो है डिस्टिंक्ट कर सकते हो। ऑल्सो इस टाइप की चीज को याद रखने के लिए, वी टेक मैनी मेजर एक्शंस, वी टेक मैनी मेजर एक्शंस, यही आपका निमोनिक है बच्चे, वी टेक मैनी मेजर एक्शंस। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, उसके बाद रम, मिजोरम, देन असम, ठीक है। तो वी टेक मैनी मेजर एक्शंस, ये आपका निमोनिक बनेगा कि बांग्लादेश के साथ में इंडिया के कौन सी स्टेट्स का बॉर्डर लग रहा है, और दैट टू इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या सवाल बनेगा, किस तरीके से वो पूछ सकते हैं, वो ऐसे डालेंगे आपको सवाल, असम फॉर्म्स द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्री ऑफ बांग्लादेश। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि असम से कम भी तो नहीं है किसी का, मिजोरम का तो नहीं है, क्योंकि असम अपने आप में तो बड़ी स्टेट है ना। तो इस तरीके से आपका दिमाग थोड़ा सा चकरा सकता है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से आपको लिखवा दिया है। एंड बच्चे दैट इज ऑल फॉर टुडे। एक दो चीजें इसमें और इंपॉर्टेंट हैं। हम्म मैं ना इसकी ना छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ अभी। आप अगर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर, अभी इस हफ्ते तो मत देखना आप, मैं नेक्स्ट वीक आपको बता दूंगा कि वो वीडियोस डल गई हैं। तो एक दो टॉपिक्स की हैं इसके अंदर, जैसे दुरंत लाइन है इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल अफेयर्स, टॉपिक नंबर 1।
इंटरनेशनल अफेयर में टॉपिक नंबर 1 है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये लाइन है, दुरंत लाइन बोलते हैं इसको। साथ ही में हमारे लिए ना इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसी कौन कौन सी लाइंस हैं जो किसी पर्सनैलिटी के नाम पे हैं। जैसे दुरंत लाइन जो है वो किसी पर्सनैलिटी के नाम पे है, वैसे वी हैव रैडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, राइट। इसके अलावा वी हैव मैगिनॉट लाइन, हिंडनबर्ग लाइन, इस टाइप की लाइंस हैं हमारे पास में, मैनरहेम लाइन। तो इसकी ना मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, वेरी शॉर्ट, मतलब 30-40 सेकंड्स में या 1 मिनट के अंदर अंदर, राइट। तो आप ना वो वाली वीडियोस भी साथ साथ में फॉलो कर सकते हैं, वो उसमें ना मैं निमोनिक्स वगैरह डालता रहता हूँ। व्हाट यू कैन डू इज कि हफ्ते में एक दिन बैठना, हम इस वाले पेज पे जाना, आप जो इंस्टाग्राम का पेज है, अखाड़ा का पेज है, या जो भी आपको सूट करता है। आई हैव आस्क्ड द डिजाइनर टू पुट अ ऑरेंज बार अबव इट। उस वीडियो में ना आपको एक ऑरेंज बार दिखाई देगी ऊपर, तो वो आपने ऑरेंज बार पकड़ लेनी है। जहां जहां पे भी ऑरेंज बार दिख रही है वो वाली वीडियोस देख लेना, 5 या 6 वीडियोस मिलेंगी आपको 1-1 मिनट की। उसमें उसमें इस टाइप की चीजें होती हैं कि निमोनिक दे दिया कि चीजें याद कैसे रखनी है, जैसे ये टेढ़ी मेढ़ी चीजें जो हैं, है ना, मेडागास्कर के बॉर्डर्स कैसे याद रखने हैं, ये बहुत बेसिक बेसिक ट्रिक्स है। मोस्टली तो वो क्लास में मैं करवा ही देता हूँ आपको, बस मैं आपको आने वाले 1 या 2 हफ्ते के लिए ये चीज आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि वो उसको देखना, मतलब आप भूलना मत, क्योंकि आई नो हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड दैट, आपके काम आएगा वो। अभी के लिए बच्चे क्लास में इतना ही टाइम है हमारे पास में, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ट्राई टू बी रेगुलर इन द क्लास एंड क्या नाम था आपका, रुचिका। बच्चे मेरे को आंसर चाहिए आपका, इट्स टाइम, अदरवाइज ना ये हमारी करी हुई बातें कहीं की नहीं रह जाती, है ना। हमको एक्शन में कन्वर्ट करना है, हमने सिर्फ बातें नहीं करनी है, हमने एक्शन करना है। मेरे को आपका आंसर दिख जाना चाहिए आपके पास। अब से लेके यू हैव 7 फुल डेज, है ना, 7 फुल डेज, डे एंड नाइट इंक्लूडेड। तो आपका मुझे आंसर चाहिए। एंड दूसरा बच्चा बैठा था यहाँ पे, खुशी। खुशी बच्चे, आप भी कोशिश करना कि नेक्स्ट टाइम से आप 1-2 बार अपना जो वीडियो कैमरा है वो ऑन करके रखिए, बिहेव लाइक अ क्लास ओनली, है ना। आप मेरे को आपके चेहरे दिखते रहते हैं तो एक समझ में आता है कि आप अटेंटिव हो और देख रहे हो, राइट। ट्राई टू मेक श्योर कि आप इसको बहुत सीरियस होकर क्लास की तरह अटेंड कीजिए। 1.5 घंटे की बात है सिर्फ, राइट। आपके भी मुझे आंसर्स अगर मिल जाएं तो वेल एंड गुड है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको पहले भी कहा था आंसर लिखने के लिए, बट आई वांट आंसर्स नाउ, ठीक है। ऑल राइट बच्चे, ये आप नोट कर सकते हो साथ में, ये हर क्लास के लास्ट में आपको मिलता है इस टाइप की चीज। आज इनका भी टॉपिक है इसमें, तो इनके हम कोड्स को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चे, ऑल द बेस्ट एंड बी रेगुलर। थैंक यू सर।